हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री के पोर्शन से दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। और अब बायोलॉजी के पोर्शन से हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। दो पार्ट अभी तक इस चैप्टर के हम पढ़ चुके हैं, ये है पार्ट थर्ड। चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, कुछ बेसिक चीज़ों को देखा, हमने समझा कि जैव प्रक्रम क्या होता है। एक बार फिर से फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी क्रियाएं यानी कि ऐसी शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं जो शरीर का अनुरक्षण करती हैं यानी उसका मेंटेनेंस रखती हैं। मेंटेनेंस मतलब शरीर को ऐसी अवस्था में बनाए रखती हैं जिससे शरीर अपना काम अच्छे से कर सके और हमारा शरीर जीवित रह सके। इन क्रियाओं के द्वारा ही प्रत्येक कोशिका सही से कार्य कर पाती है और पूरा शरीर संतुलन में बना रहता है। ये सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से कहलाती हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। कौन सी हैं वो प्रक्रियाएं? जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि। हमारे शरीर में ये सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, तभी जाकर हमारे शरीर का काम चल पाता है, वो सारे कार्य कर पाता है। अगर एक भी प्रक्रिया रुक गई तो शरीर का काम खत्म, वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, अर्थात जीव की मृत्यु हो जाएगी। अगर पोषण रुक गया, बाकी सारी क्रियाएं चलती रहीं, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, तब भी वो मर जाएगा, क्योंकि पोषण के बिना ऊर्जा तो मिलेगी नहीं, कुछ कार्य नहीं हो पाएगा, फिर शरीर का कोशिकाएं मर जाएंगी। इसी प्रकार अगर श्वसन रुक गया तब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तब भी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी शरीर को, फिर कोशिकाएं मर जाएंगी, तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, जीव मर जाएगा। इसी प्रकार से अगर परिवहन रुकता है या उत्सर्जन रुकता है, परिवहन का मतलब होता है जो सर्कुलेशन होता है पदार्थों का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना होता है शरीर का, उसे कहते हैं परिवहन। उत्सर्जन अगर वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो बॉडी में बन रहे हैं, हमने खूब खाया पिया, उसके बाद कुछ व्यर्थ पदार्थ, कुछ अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बच जाते हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर घर के उपयोग के बाद घर में बहुत सारा कूड़ा जमा हो जाता है तो उसको घर से निकालना ज़रूरी होता है, वरना घर की हालत बुरी हो जाएगी। वैसे ही अगर शरीर से व्यर्थ पदार्थों को यानी वेस्ट प्रोडक्ट को जो पचे नहीं, उनको अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला तो शरीर का काम खराब हो सकता है और अन्य क्रियाएं बाधित हो सकती हैं, जीव की मृत्यु हो सकती है। तो जब जाकर ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, आपस में संतुलित रूप से चलेंगी और सारी चलेंगी, ऐसा नहीं कि कुछ चल रही हैं कुछ नहीं, सारी जब चलेंगी तो इनको संतुलित रूप से कहेंगे जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? एक इस प्रकार का प्रक्रम बना हुआ है जीवधारी के शरीर के अंदर की बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिनके कारण जीव जीवित है। इसमें हमने देखा कि हम जैव प्रक्रम में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं पोषण को, श्वसन को यानी रेस्पिरेशन को, वहन यानी कि सर्कुलेशन जिसे हम परिवहन कहते हैं या परिसंचरण भी कहते हैं, और अंत में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, जिसमें हम देखेंगे कि पदार्थों को कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है हमारे शरीर में। और अभी तक हम पोषण में क्या पढ़ चुके हैं? पोषण में हमने स्वपोषण यानी स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, इसको पढ़ लिया है, जो कि हरे पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। और अब हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर से परपोषण यानी परपोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था अभी तक हमने दो पार्ट में समझ लिया है, और आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण। तो देखते हैं क्या है परपोषी पोषण यानी विषम पोषी पोषण भी जिसे हम कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन प्रकार का होता है। प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है मृतजीवी यानी मृतोपजीवी पोषण भी जिसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा प्रकार है परजीवी पोषण यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखते हैं एक एक करके समझते हैं इनको। सबसे पहले समझते हैं प्राणी संपोषण क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसका उदाहरण है अमीबा और मनुष्य यानी हम। तो जीव क्या करता है, जो पूरा भोजन जिसे उसे खाना है उसको अपने शरीर के अंदर ले लेता है, और बाकी भोजन का पाचन और उसका अवशोषण शरीर के अंदर ही होता है। जैसे हम पूरा खाना अंदर लेते हैं, जो भी हमें खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, हम उसे मुंह से अंदर लेते हैं और वो शरीर के अंदर जाता है, वहीं उसका पाचन और अवशोषण होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम खाने के ऊपर लेट जाते हैं और उसके बाद हमारा शरीर उसे अवशोषित कर लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीबा भी ऐसे ही करता है, वो भी भोजन को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और उसके बाद शरीर के अंदर ही उसका
पाचन और अवशोषण होता है। इसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण। जब पूरे भोजन को शरीर के अंदर लेकर पचाया जाता है उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होल फूड यानी होल फूड ग्रेन, ये पूरे भोजन कणों को हमने शरीर के अंदर ले लिया और उसके बाद उनका पाचन हुआ। दूसरे प्रकार देखते हैं मृतजीवी पोषण या मृतोपजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण है फफूंदी और कवक, यानी कि स्लाइम, मोल्ड और फंगी इसके उदाहरण होते हैं। क्या होता है इनमें? ये अपना भोजन मृतोपजीवी यानी कि जो जानवर या पेड़ पौधे मर चुके होते हैं, जिनके शरीर में जैविक क्रियाएं रुक चुकी होती हैं, उनके ऊपर से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है जो जीवधारी हैं किससे बने हैं? कार्बनिक पदार्थों से बने हैं। जब वो मर जाएंगे तो वो सड़ने गलने लग जाएंगे, और इसी अवस्था में जब कोई कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ जीवधारी सड़ने गलने लग गया मृत्यु के उपरांत, तब उस पर ये कवक या फफूंदी उग जाते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों, जिन्हें हम कह सकते हैं उसके बाद मरने के बाद उनसे अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें हम कह रहे हैं मृतजीवी या सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। और पोषण की ये विधि कहलाएगी मृतजीवी पोषण या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगला प्रकार है विषम पोषी पोषण का परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं। इसको देखते हैं। ये जीव यानी परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण है अमरबेल, जूं और फीताकृमि। समझिए इस बात को। मृतोपजीवी में क्या था कि जिस जीव से वो भोजन ग्रहण कर रहे थे वो मर जा रहा था, वो मरा हुआ था, ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी उसकी। लेकिन यहाँ पर परजीवी जिससे भोजन ग्रहण करते हैं उसको मारते नहीं हैं या वो मरा हुआ नहीं होता है। परजीवी उस जीव के शरीर के या तो बाहर हो सकते हैं, जैसे सर पे जुएं हो जाते हैं तो वो भी एक परजीवी हैं। लाइस या जूं जिसे हम कहते हैं वो शरीर के बाहर सर पे होते हैं, तो वो क्या है? परजीवी। जुएं के होने से कोई व्यक्ति मर नहीं जाता, लेकिन जुएं उससे अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं उसके रक्त से। इसी प्रकार से अमरबेल, कैस्कुटा जिसे हम कहते हैं, ये किसी पौधे के चारों तरफ लिपट जाती है, एक बेल होती है और उससे अपना भोजन को चूसती है उसके जाइलम और फ्लोएम से। दूसरे पौधे के अपना भोजन ग्रहण करती है दूसरे पौधे से, अमरबेल। इसी प्रकार फीताकृमि, ये हमारे आंत में होता है, आंत का परजीवी होता है और शरीर के अंदर रहता है। इससे मृत्यु तो नहीं होती है जीव की, जिसके शरीर में ये रहता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन ये उससे अपना आसानी से भोजन ग्रहण करता है। जो भी खाना हम खाते हैं वो अंदर जाके पचता है अंदर जाके वो भोजन, और ये पचा हुआ भोजन को आराम से ग्रहण करता है। पचाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे पचा पुचा भोजन ले रहा है अंदर। तो ये कुछ आंतरिक और बाह्य परजीवी होते हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं, यानी परजीवी पोषण दर्शाते हैं। जिस जीव के शरीर पर रहते हैं उसे मारते नहीं हैं, लेकिन उसके शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हैं 3 विधियां विषम पोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब आता है, हमने देखा कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता था, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण। तो इसे एक बार देख लेते हैं इसे कि किस प्रकार से अमीबा भोजन को अंदर ग्रहण करता है। उसके बाद हम मनुष्य में पोषण विधि को विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह एक अमीबा, इसकी संरचना में क्या होता है? जेली जैसी संरचना होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है अमीबा का, और इसमें एक केंद्रक होता है। तो अब देखिए किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है अमीबा। ये अमीबा है और ये एक खाद्य कण है जिसको ये ग्रहण करना चाह रहा है। तो अब देखिए दूसरे स्टेप में हमने देखा, स्टेप बी में, कि ये जो खाद्य कण था इसके चारों तरफ अमीबा ने पादाव या कूटपाद जैसी संरचनाएं बना ली हैं। क्या कार्य है इनका? भोजन को अपने पादाव की सहायता से घेर लेता है। अमीबा ये जो पैर या हाथ के जैसी संरचनाएं बना रहा है, जिन्हें हम पादाव कह रहे हैं, सीडोपोडिया भी कहते हैं इन्हें, इसकी सहायता से इस भोजन कण को घेर लेता है चारों तरफ से। तो ये कार्य है पादाव का। स्टेप 3 में देखिए क्या हो रहा है। स्टेप सी में पादाव से पूरी तरीके से घेर लिया गया है खाद्य कण को, और एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो गया है। एक गोल सी रिक्तिका बन गई है खाद्य कण के चारों तरफ। कैसे बनी ये रिक्तिका?
पादाप से चारों तरफ से खाद्य कण को घेर लिया गया और एक रिक्तिका का निर्माण कर लिया अमीबा ने। ये रिक्तिका क्या है? इस रिक्तिका में यानी खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यानी कि भोजन का यहाँ क्या हो रहा है? पाचन। भोजन जटिल रूप से सरल रूप में टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? ताकि शरीर उसका उपयोग कर सके। किसी भी भोजन का उपयोग करने से पहले शरीर उसको सरल रूप में तोड़ता है, भोजन के कणों को सरल रूप में तोड़ता है ताकि शरीर उसका उपयोग कर सके। और इसी चीज़ को यानी कि भोजन का जटिल से सरल रूप में टूटना ही पाचन यानी डाइजेशन कहलाता है। अगले स्टेप में क्या होता है? खाद्य रिक्तिका बन गई, भोजन पच गया और जो अवशिष्ट यानी कि जो बचा खुचा भोजन है जिसका उपयोग अमीबा का शरीर नहीं कर पाएगा, उसे बचा हुआ अपच भोजन यानी बचा हुआ अपच कोशिका की सतह से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, अंत में भोजन गुदा मार्ग यानी एनस से बाहर निकलता है, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता है। शरीर की सतह से ही भोजन को यानी कि जो बचा हुआ भोजन है, अपच भोजन है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। पैरामीशियम में कैसे होता है उसे भी देख लेते हैं फटाफट से। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें अमीबा की तरह ऐसे स्यूडोपोडिया बनकर भोजन को घेरा नहीं जाता, बल्कि इसमें एक विशेष खांच होती है जिसके द्वारा जल में उपस्थित भोजन के कण इस खांच के द्वारा ये जो स्कार जैसी संरचना होती है और ये एक गलेट में खुलती है, एक धानी में खुलती है और उसके बाद अंदर यहीं से भोजन प्रवेश करता है। तो यहाँ पर एक विशेष संरचना हमें अमीबा में पैरामीशियम में देखने को मिलती है जिससे वो भोजन को ग्रहण करता है। और जल के कणों मतलब जल के साथ भोजन के कण इसके शरीर में इस गलेट में आ जाते हैं और उसके बाद शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर भी यानी कि पैरामीशियम में भी उसके बाद फूड वैक्यूल यानी कि भोजन रिक्तिका बन जाती है। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जल के साथ भोजन के कण अंदर आ रहे हैं, इस गलेट में प्रवेश कर रहे हैं, इस खांच के द्वारा गलेट में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर एक खाद्यदानी यानी कि फूड वैक्यूल बन जा रही है। उसके बाद ये फूड वैक्यूल शरीर में घूमती रहती है और इनसे ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसका उपयोग शरीर के निर्माण, वृद्धि, अन्य कार्यों में होता है। इस प्रकार से पैरामीशियम में पोषण या न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और डायग्राम की सहायता से हम बहुत आसानी से इसे समझेंगे, एक एक पार्ट को इसके समझेंगे। तो ध्यान से देखिए मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। मनुष्य में पोषण प्राणी समभोज विधि द्वारा होता है जिसकी निम्न प्रक्रिया है। प्राणी समभोज यानी कि भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है और शरीर के अंदर ही भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। तो देखिए पोषण में किस प्रकार होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं मनुष्य में पोषण के। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। पाचन, भोजन को सरल रूप में तोड़ा जाता है। अवशोषण, पाचित भोजन को अवशोषित किया जाता है शरीर के द्वारा। स्वांगीकरण यानी कि अवशोषित भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और अंत में जो बचा खुचा यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये मुख्य चरण है मनुष्य में पोषण के। एक बार फिर से इन्हें देख लीजिए फटाफट। अंतर्ग्रहण, इंजेशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि सबसे पहला स्टेप है भोजन को मुंह में लेना। ये मनुष्य के पोषण के स्टेप हैं, किस प्रकार से वो होता है। दूसरा चरण है पाचन। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, पाचन पोषण का एक अंग है। पोषण बड़ी चीज़ है, पाचन छोटी चीज़ है। पाचन पोषण का एक हिस्सा है। ये अंतर हमें पता होना चाहिए पाचन और पोषण में। जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो भोजन को अंदर लेने से लेकर उसके शरीर में पचने और उसके बाद उत्सर्जित होने तक पूरा प्रक्रिया पोषण कहलाती है। लेकिन पाचन का अर्थ होता है भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना। यहीं पर पाचन की क्रिया छोटी होती है जबकि पोषण की क्रिया बड़ी है। पोषण के अंदर आता है पाचन। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने इसे क्लियर कर दिया। दूसरा है, अगला स्टेप है यानी कि तीसरा स्टेप है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पचे हुए भोजन का जो आवश्यक पोषक तत्व हमने पचे हुए भोजन से ग्रहण किए उनका रूपांतरण किया जाता है और उनका शरीर के द्वारा अवशोषण होता है। पचा हुआ जो भोजन होता है उससे पोषक तत्वों को लिया जाता है और उनका अवशोषण होता है, यानी कि पचे हुए भोजन का कुल मिलाकर अवशोषण होता है। तीसरे स्टेप में अगला क्या होता है, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। अवशोषण से प्राप्त जो भोजन अवशोषित हो गया है वो कोशिका तक पहुंचता है और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग होता है। कोशिकीय श्वसन मतलब जो पचा हुआ भोजन कोशिका में आया, अब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो भोजन टूटेगा ऑक्सीजन की सहायता से और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है।
इसी को हम कहते हैं स्वांगीकरण। अगला है बहिक्षेपण यानी इजेशन। इसमें क्या होता है, आवश्यक तत्वों को तो ग्रहण कर लिया जाता है शरीर के द्वारा, लेकिन जो शेष बचे हुए अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ स्टेप हैं मनुष्य में पोषण यानी न्यूट्रिशन की प्रक्रिया के। अब हम समझते हैं मनुष्य में पाचन क्रिया, जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइजेशन इन ह्यूमन, किस प्रकार से होता है मनुष्य में पाचन, हमारे पाचन तंत्र को इसमें हम पूरा पढ़ेंगे। आहार नाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, मुंह से यानी माउथ से गुदा यानी कि माउथ टू एनस, मुंह से गुदा तक फैली एक लंबी ट्यूब होती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग कार्य करने के लिए विशिष्ट होते हैं। तो जो हमारा पाचन तंत्र है बेसिकली एक आहार नाल है, यानी कि बेसिकली वो एक ट्यूब है। मुंह से लेकर और गुदा यानी एनस तक वो एक पूरी ट्यूब है, और उसी में अलग अलग अंग बने हुए हैं, और वो अलग अलग अंग अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो एक पूरी ट्यूब है, जुड़ी हुई है, और उसमें अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग अंग उसमें बने हुए हैं उस ट्यूब में, और वो अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन से अंग अपना कार्य कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा पाचन तंत्र में पहला अंग है मुंह, जहाँ से भोजन को अंतर्ग्रहण यानी अंदर लिया जाता है। सबसे पहले हम भोजन को हाथ में उठाते हैं और सबसे पहले डालते हैं मुंह में, ठीक है। तो यहाँ से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है मुंह में। उसके बाद दांत होते हैं मुंह में, हम भोजन को चबाते हैं। जैसे ऐसा तो नहीं होता कि भोजन को मुंह में लिया गप से निगल गए, नहीं, उसके बाद दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे जबड़े में, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कर्तनक यानी इंसीजर, इनकी संख्या 8 होती है। भेदक यानी कैनाइंस, इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में। इंसीजर भी 4 ऊपर और 4 नीचे। तीसरे नंबर पे अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर्स, 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे दोनों जबड़ों में। और नंबर 4, ये 3 हो गया है, नंबर 4 है ये चवर्णक यानी कि मोलर्स, इनकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे। टोटल काउंट करेंगे तो 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में। इनका कार्य होता है भोजन को चबाना और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। मुंह में अगला अंग होता है जीभ यानी टंग। इसका कार्य होता है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। जीभ का कार्य क्या होता है, भोजन में लार को पूरी तरीके से मिक्स कर देती है ताकि भोजन को निगलने में सहायता हो। और जीभ में छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैपिली। इन्हीं को हम स्वाद कलियां यानी टेस्ट बर्ड भी कहते हैं, और ये टेस्ट बर्ड के कारण ही हम स्वाद को, विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वाद को अपनी जीवा यानी टंग में महसूस कर सकते हैं। इसके बाद है लार ग्रंथि, जो मुंह में पाई जाती हैं। इनमें लार रस स्रावित होता है इनसे, और इस लार रस में होता है लार एमिलेज एंजाइम। इसका कार्य है कि इस एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुंह में लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियों से लार रस स्रावित होता है, और लार रस में लार एमिलेज एंजाइम होता है, और इस एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च को परिवर्तित कर दिया जाता है माल्टोज शर्करा में। यानी स्टार्च का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है हमारे। तो ये पहला अंग था एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का, मुंह यानी कि माउथ, जिसमें निम्न संरचनाएं होती हैं, दांत होते हैं, जीवा होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, और हमने देखा कि प्रत्येक अपना कार्य किस प्रकार से कर रहा है। अगला भाग है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल का ग्रसनी, जिसे हम कहते हैं फेरेंक्स। ये मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। तो मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, जिसमें हमने भोजन को लिया, चबाया और उसमें लार मिलाया जीभ के द्वारा, तो मुख गुहा के बाद भोजन पहुंचता है ग्रसनी यानी कि फेरेंक्स में। जहां पर मुख गुहा खत्म होती है वहां पर ग्रसनी शुरू होती है। अब ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार गलेट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है कंठ द्वार यानी ग्लोटिस। इस बात को ध्यान से समझिए, भोजन मुख गुहा यानी पहले माउथ कैविटी में गया और उसके बाद पहुंच गया ग्रसनी में। अब ग्रसनी का जो निगल द्वार यानी गलेट होता है वो भोजन को आगे पहुंचा देता है ग्रसिका यानी ओसोफेगस में। तो इसके बाद जो अगला अंग है एलिमेंट्री कैनाल का ग्रसनी के बाद, वो आता है ग्रसिका यानी ओसोफेगस। अब यहाँ पर कंठ द्वार का कार्य क्या है, जो एक और छिद्र होता है कंठ द्वार, उसका कार्य क्या है ग्रसनी में। तो ग्रसनी एक ऐसा अंग है कि मुख गुहा से भोजन पहुँचता है ग्रसनी में, और जो हम
नासागुआ यानी नाक से सांस लेते हैं वो भी ग्रसनी में ही पहुंचती है। तो यानी ग्रसनी में भोजन भी आता है और जो हम सांस लेते हैं वो वायु भी आता है। तो भोजन को ग्रसनी निगल द्वारा पहुंचा देती है ग्रसिका यानी ओसोफेगस में, और वायु जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको ये कंठ द्वार के द्वारा पहुंचा देती है श्वास नली की तरफ। तो ये भोजन को ग्रसिका में पहुंचाती है जबकि वायु को श्वास नली यानी ट्रैकिया में पहुंचाती है। तो ये कार्य है ग्रसनी का, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी, और श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। दोनों जगह इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करेंगे हम कि कंठ द्वार यानी ग्लोटिस के आगे एक पट्टी होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं उसी समय कंठ द्वार यानी ग्लोटिस के आगे एक पट्टी लग जाती है एपिग्लोटिस, ताकि भोजन कंठ द्वार में ना जा सके। आपने देखा होगा कभी कभी चॉकिंग हो जाती है, मतलब कभी कभी हमारा अचानक से भोजन, अगर हम खाना खाते हुए चबाते हुए बात कर लें तो कभी कभी आपने देखा होगा कि भोजन खाते हुए अचानक से हमें खांसी आती है और भोजन बाहर निकल आता है, क्योंकि वो गलती से एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाता और भोजन कंठ द्वार में अगर प्रवेश कर जाए, वायु मार्ग में चला जाए तो तुरंत उसे बाहर निकाल दिया जाता है शरीर के रिफ्लेक्शन द्वारा। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर वो भोजन श्वास नली में चला गया तो नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट संरचना आती है ग्रसनी, क्योंकि ये भोजन को सावधानी पूर्वक कहाँ पहुँचा देती है? ग्रसिका यानी ओसोफेगस में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला अंग है एलिमेंट्री कैनाल का भोजन ग्रसिका यानी कि ओसोफेगस। पहले माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा में आया भोजन, उसके बाद ग्रसनी में आया यानी फेरेंक्स में, और अब भोजन पहुंच चुका है भोजन ग्रसिका यानी ओसोफेगस में। ये क्या होते हैं? एक लंबी नली होती है, यहाँ डायग्राम में देखिए, ये है लंबी नली जो आपको दिखाई दे रही है, वो है ग्रसिका यानी ओसोफेगस। मुंह से लेकर ये मुंह है, इसके बाद ग्रसनी। हम कह सकते हैं कि ग्रसनी से लेकर और आमाशय तक जो नली होती है उसे कहते हैं ग्रसिका या ओसोफेगस। इसमें क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, और इसी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आमाशय तक पहुंचता है। जैसे ही भोजन इस ग्रसिका में आता है तो इसमें क्रमाकुंचन यानी कर्म से गति होती है। गति यहाँ से होना शुरू होती है और कर्म से आगे बढ़ती रहती है गति, जिसके कारण भोजन पहुंच जाता है आमाशय यानी स्टोमक तक। तो इसके बाद अगला ऑर्गन आ गया एलिमेंट्री कैनाल का, यानी सॉरी अगला भाग आ गया, ऑर्गन नहीं वो अलग से एलिमेंट्री कैनाल का ही भाग है। तो ओसोफेगस यानी ग्रसिका के बाद यहाँ पर उसके बाद अगला भाग आता है एलिमेंट्री कैनाल का आमाशय। आमाशय जिसे हम कहते हैं स्टोमक। इसमें क्या होता है? स्टोमक यानी कि आमाशय में होती है जठर ग्रंथियाँ यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होता है जठर रस, जिसे हम कहते हैं आमाशयिक रस या फिर गैस्ट्रिक जूस। आमाशय की आंतरिक दीवारों पर जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं। पेप्सिन जिसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और भोजन के साथ अगर कोई बैक्टीरिया या हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव आ जाते हैं तो उनको भी नष्ट करता है। तीसरा होता है श्लेष्मा यानी म्यूकस जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये बहुत तीव्र अम्ल होता है, आमाशय को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो श्लेष्मा है इसका कार्य है कि ये आमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ये जो आमाशय आप देख रहे हैं इसका जो आंतरिक स्तर है वो अम्ल से डैमेज ना हो, उससे अम्ल से नुकसान ना हो, उससे रक्षा करता है इसकी श्लेष्मा। तो ये आमाशय के अंदर की चीज़ है यानी कि जठर रस, उसमें 3 चीज़ें हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। और ये किस प्रकार से कार्य करती हैं आमाशय में हमने देख लिया। तो अब आमाशय के बाद यानी कि स्टोमक के बाद एलिमेंट्री कैनाल में जो भोजन आगे बढ़ता है तो वो पहुंचता है, जिस भाग में पहुंचता है उसे हम कहते हैं क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये रहा आमाशय, और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का अगला भाग है क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आमाशय के बाद अब भोजन पहुंच चुका है क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं।
आहार नल का सबसे बड़ा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन सबसे लंबा भाग कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत। इसमें विलाई होते हैं, छोटी छोटी उंगलियों की जैसी संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण को बढ़ाते हैं। आप कोई भी ऐसी सतह लीजिए जिस पर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं लगी होंगी, कोई चटाई ले लीजिए जिस पर ऐसे उंगलियों जैसे बहुत सारे उभार हैं, तो आप उसमें पानी डालेंगे तो वो ज़्यादा अवशोषित होगा बल्कि बजाय एक प्लेन चटाई के। तो ये विलाई क्या करते हैं? अवशोषण को बढ़ा देते हैं क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे देखते हैं क्षुद्रांत में क्या होता है, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इससे स्रावित होता है आंत्ररस। स्मॉल इंटेस्टाइन आंत्ररस का स्रावण करती है। इसके अलावा इसको मिलता है पित्तरस। कहाँ से? पित्ताशय से। ये पित्ताशय लगा होता है लीवर यानी यकृत पे। और इसके अलावा क्षुद्रांत को मिलता है अग्नाशयिक रस यानी पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशयिक रस कहाँ से मिलता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से। तो 3 रस इसमें होते हैं। आंत्ररस जो आंत्र में स्वयं होता है, पित्तरस यानी बाइल जूस जो मिलता है गॉल ब्लाडर यानी पित्ताशय से, और इसके अलावा अग्नाशयिक रस जो मिलता है अग्नाशय से। और ये तीनों किस प्रकार से क्षुद्रांत में पाचन करते हैं इसको समझते हैं, क्योंकि सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये है क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं इसमें जो विभिन्न जूस होते हैं, विभिन्न रस होते हैं, किस प्रकार से भोजन को पचाते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस। हमारे भोजन में 3 चीज़ें मुख्यतः हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हम रोटी ब्रेड वगैरह में लेते हैं, वसा जो हम घी बटर आदि में लेते हैं, प्रोटीन जो हम मीट में या फिर दूध में लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम मुख्यतः अपने भोजन में लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को आंत्ररस बदल देता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप है भोजन का और उसका सरल रूप है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का शरीर उपयोग कर पाएगा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, यानी ग्लूकोज का पाचन, यानी कि ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। वसा को तोड़ दिया जाता है वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को बदल दिया जाता है अमीनो एसिड्स में। तो इस प्रकार से इन तीनों ही भोज्य पदार्थों को जटिल से सरल रूप में आंत्ररस द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि आंत्ररस में और क्या आता है? पित्तरस। और पित्तरस कहाँ से आता है? ये आता है गॉल ब्लैडर से, और गॉल ब्लैडर कहाँ लगा होता है? यकृत यानी कि लीवर से। अब देखिए इस पित्तरस जो कि क्षुद्रांत में पहुँचता है, इस पित्तरस यानी बाइल जूस में पित्त लवण यानी बाइल साल्ट होते हैं। और इनका काम क्या होता है इस पित्त लवण का? ये वसा यानी फैट को इमल्सिफाई करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। ये पित्त लवण जो कहाँ से मिला? पित्तरस से। और ये पित्तरस कहाँ था? गॉल ब्लाडर में। गॉल ब्लाडर लगा हुआ है यकृत यानी लीवर पे। तो यकृत पे लगा होता है गॉल ब्लाडर यानी कि पित्ताशय, और वो अपना पित्तरस देता है सीधे क्षुद्रांत को। और पित्तरस से मिलता है पित्त लवण जो कि वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ देता है, यानी कि वसा को पचाने में सहायता करता है कुल मिलाकर पित्तरस। इसके अलावा एक और रस, एक और जूस आता है पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस। ये भी कहाँ आता है? क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अग्नाशयी रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पैनक्रियाटिक जूस में मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयिक रस में, जो कि स्रावित होता है क्षुद्रांत में। कौन स्रावित करता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अब इनका काम क्या होता है? एमिलेज का, ट्रिप्सिन का और लाइपेज का, इनका क्या कार्य है जो ये क्षुद्रांत में आए? तो ये प्रोटीन, वसा और स्टार्च को पचाने में सहायता करने के लिए आते हैं क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ट्रिप्सिन है वो पचाता है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा यानी फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड यानी वसा अम्ल में। और जो एमिलेज एंजाइम है वो स्टार्च यानी मंड को तोड़ता है ग्लूकोज में। तो इस प्रकार ये तीनों एंजाइम प्रोटीन, वसा और स्टार्च के पाचन में सहायता करते हैं। तो आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, और इसके लिए हेल्प करने के लिए अग्नाशयी रस देता है, और यकृत पे लगा पित्ताशय पित्तरस देता है क्षुद्रांत को यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को, और आंत्ररस स्वयं क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। और इस प्रकार से अधिकांश भोजन का पाचन हमारी
स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्षुद्रांत में होता है, और ये आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा भी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब भोजन पहुंच जाता है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। ये यहाँ पर छोटी आंत है यानी क्षुद्रांत है, जो बहुत घूमी हुई रहती है और चारों तरफ से घिरी होती है वृहद आंत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अब छोटी आंत के बाद भोजन पहुंच गया बड़ी आंत में। ये सबसे अंतिम भाग, ये सबसे अंतिम मुख्य भाग इसे कह सकते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का। इसमें क्या होता है, पानी की अधिकता को अवशोषित किया जाता है और बाकी जो सामग्री होती है यानी कि जो अवशिष्ट या अपच भोजन होता है उसे गुदा यानी रेक्टम के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कार्य होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसका कोई बहुत अधिक रोल नहीं होता है पाचन की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी पूरे पाचन तंत्र को अच्छे से स्टडी कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि भोजन माउथ कैविटी में आता है, जहाँ दांतों के द्वारा उसे चबाया जाता है और टंग यानी जीवा के द्वारा उसमें लार को मिलाया जाता है ताकि भोजन को निगलने में सहायता हो। इसके अलावा जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा भोजन में लार मिलाई जाती है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को भी पचाता है माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी यानी मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है, जहां ग्रसनी के द्वारा उसे ग्रसिका यानी कि उसोफेगस में पहुंचा दिया जाता है। उसोफेगस के बाद भोजन सीधे क्रमांकुंचन गति करता हुआ पहुंच जाता है आमाशय में। आमाशय के बाद आता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग, क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकांश भोजन का पाचन होता है और इस पाचन में सहायता करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत को अग्नाशयिक रस देता है और लीवर पे लगा हुआ पित्ताशय पित्तरस देता है, जो कि छोटी आंत की सहायता करते हैं भोजन को पचाने में। इसके बाद भोजन अंत में पहुंचता है वृहद आंत में और वहां जल का अवशोषण होता है और जो बची हुई सामग्री होता है उसको गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।